टू माई यूट्यूब चैनल आई एम सिमरन सानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो चैप्टर है आपकी बुक 2 का पहला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से इंडिया में पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े 6 मार्क्स के। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सामने कितने सारे प्रॉब्लम्स थी, पार्टीशन हुआ, फिर हमें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करा था, किस तरीके से लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमने स्टेट्स का डिवीजन करा। ओके, और 2020 के सिलेबस के हिसाब से इसमें एक टॉपिक ऐड हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पूरे मैंने वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पार्ट 2 वीडियो आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 2020 के बच्चे वो टॉपिक पढ़ सकते हो। और बाकी बच्चे ये जो फुल चैप्टर है आपका, दिस इज अ फुल वीडियो। पूरा चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग बिल्कुल खत्म। बस आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने होंगे। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से मिलेंगे आपको? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैं नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ, ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क, मैप वर्क, सब कुछ मैं डालती हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। वहां से जाके आप ले सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने नोट्स के लिंक दे रखे हैं। एंड आई एम सिमरन सानी अगर मुझे नहीं जानते तो। एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11 एंड 12 के ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इको, साइकोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, तो वो सब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से जाके पढ़ सकते हो। ओके, एंड हर एक सब्जेक्ट का नोट, जितने मैंने ये टॉपिक्स गिनाए हैं, आपको सब्जेक्ट गिनाए हैं, सबके नोट्स हैंड रिटन भी है, टाइप फॉर्मेट में भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी है। वो सब तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम आईडी से मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी का नाम आपको स्क्रीन पे दिख गया है। गो एंड फॉलो मी, और वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हो। एक्सप्लेनेशन सारा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करा रही हूँ। तो लेट्स स्टडी द चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एंड येस, आई एम स्टार्टिंग और आई एम टीचिंग ऑल द चैप्टर्स अगेन अकॉर्डिंग टू द 2020 सिलेबस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सानी 2020 लिखा है। उसमें जाके अगर आपको कोई भी सिलेबस में डाउट है, क्या है क्या नहीं है, किस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है, तो 2020 के हिसाब से जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं जाके आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, तो 14-15 अगस्त मिडनाइट, रात के 12 बजे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। 1947 14-15 अगस्त रात को 12 बजे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, यानी कि ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के चले जाते हैं। एंड वो हमारे लिए एक आज़ादी का दिन था, एक ओकेजन था, एक जश्न मनाने का वो दिन था हमारे लिए। उस दिन जो हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसको 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है। कौन सी स्पीच दी थी? ट्विस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, कहाँ खड़े होकर दी थी? रेड फोर्ट पे खड़े होकर उन्होंने ये स्पीच दी थी और इंडिया का फ्लैग होस्ट करा था। तभी आज तक वो प्रथा चलती आ रही है, वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है। हम हमेशा 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर अपना जो हमारा फ्लैग है रेड फोर्ट के ऊपर हम लोग फहराते हैं। ठीक है, कौन फहराता है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो फहराते हैं। ठीक है, अब जब इंडिया फ्री हो गया तो उसके सामने इंडिपेंडेंस मिल गई, ब्रिटिशर्स चले गए। बट जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो वो हमें बहुत बुरी हालत में छोड़ के गए थे। इकोनॉमिकली वीक था इंडिया बहुत ज्यादा, और पार्टीशन हो गया। जैसे ही ब्रिटिशर्स गए क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। हम सबको पता है, हमने इतनी मूवीज देखी कि पार्टीशन में क्या हालत हुई थी। दोनों ही साइड्स पे बहुत ज्यादा लोग मरे थे। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फैमिली, सब कुछ हुआ था एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। सेकेंड चीज क्या थी? हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी थी, बट जो मेन चीजें, 2 गोल्स थे हमारे पास जो हमें अटेन करने थे। ब्रिटिशर्स को हम कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो हम उनको कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो 2 डिमांड पे। क्या थी हमारे सबसे 2 मेन गोल जो सबको पता था जिस दिन फ्रीडम मिला कि हमें अटेन करना है? वो 2 गोल थे हमारे, डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर। यानी कि अब इंडिया अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, तो वो गवर्नमेंट इंडिया एस्टैब्लिश करेगी ऑन द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हम इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इलेक्शन हेल्ड करवाएंगे। सेकंड क्या था? वेलफेयर ऑफ एवरीवन, यानी कि इंडिया में अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगा, और ये जो सोशल इनइक्वालिटीज थी, ये जो कई जातियों के साथ में भेदभाव होता था, वो सब कुछ हमें निकालना था। वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो हमें निकाल कर फेंक देना था। सोशल इनइक्वालिटीज को हमें खत्म करना था। तो ये 2 गोल्स थे जिसपे सबने अग्री करा, आंख बंद करके सबने कहा हाँ जी ये तो हमें करना ही है। एक की डेमोक्रेसी लानी है, दूसरा वाज द वेलफेयर।
और जिस समय इंडिया बॉर्न हुआ, पैदा हुआ जिस समय इंडिया, कब हुआ? 1947 में। तो सबसे मुश्किल समय था वो, क्यों? सबसे पहले तो पार्टीशन हो गया था और भी ज्यादा मल्टीपल चैलेंजेस हमारे सामने आ गए थे। मल्टीपल चैलेंजेस, एक चैलेंज नहीं, बहुत सारे चैलेंज आ गए थे। मल्टीपल चैलेंजेस थे नेशन लीडर्स के सामने। कौन कौन से थे वो? अब एक और चैलेंज हमारे सामने आ गया था, यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट, यानी कि आपको पता है जैसे ही ब्रिटिशर्स गए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक हमारा इंडिया और पाकिस्तान तो अलग कर ही दिया था। उसके अलावा उन्होंने जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको बोला तुम चाहो तो अपनी एक कंट्री बना सकते हो। और अगर ऐसा हो जाता तो सभी प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे वो कहते कि हाँ हम तो अपना देश बना रहे हैं, तो इंडिया जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता और इंडियन यूनियन कभी नहीं बन पाता। तो जो यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स थी वो सबसे बड़ी मुसीबत थी हमारे सामने, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो लेट्स स्टडी अबाउट द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया, यानी कि जैसे ही फ्रीडम मिला तो इंडिया के सामने जो 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। लेट्स स्टडी। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा आपके 2 मार्क या 4 मार्क क्वेश्चन के अंदर। लेट्स स्टडी। तो सबसे पहला चैलेंज हमारा क्या था? टू शेप अ यूनाइटेड नेशन अकोमोडेटिंग ऑल द डाइवर्सिटी। देखो इंडिया एक ऐसी देश है जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हम सभी धर्मों के, इतनी सारी लैंग्वेज के, पंजाब की लैंग्वेज अलग है, नीचे साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस अलग है, खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है और फेस्टिवल्स अलग है। तो ये सब जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको जोड़ के रखना, इतने बड़े देश को जोड़ के रखना इतनी सारी डाइवर्सिटीज के साथ वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को लगने लगा कि भैया अब नहीं बचता इंडिया तो और टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे रिलीजन और भी थे। तो सबसे पहला हमारे सामने क्या थी हमारा चैलेंज कि हमें इंडिया को यूनिफाई करना था, एक इंडियन यूनियन बनाना था। टू शेप अ यूनाइटेड नेशन, नेशन तो बनाना था बट यूनिटी के साथ। अब हम सब कितने प्यार से रहते हैं, हार्मनी से रहते हैं, तो ऐसा ही एक यूनाइटेड नेशन बनाना था। सेकेंड क्या था हमारा? टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा रूल था जिसको सब एग्री करते थे। हम क्या चाहते थे कि हमारे को डेमोक्रेसी मिल जाए। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब ये होती है, देखो कि हम अपने लीडर्स को चूज करेंगे और हमारे लीडर्स हमारे लिए काम करेंगे। जैसे कि अभी आपने इलेक्शन हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिया, आपने बीजेपी को वोट दिया, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब हमारे लिए सारे डिसीजंस कौन ले रहे हैं? वो ले रहे हैं, बीजेपी की ले रहे हैं, और जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, वो हमारे डिसीजंस ले रहा है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने लीडर चूज करें, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया विद अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? हमने 11 में पढ़ा है। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होता है। देखो इंडिया में प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी, तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, यानी कि वो जो मेन हेड नहीं है। मेन हेड कौन है? हमारे जो सारा काम संभालते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? हमारे हेड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो सब कुछ संभालता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या था? खाली डेमोक्रेसी लानी नहीं थी, उसको प्रैक्टिस में भी लाना था। अब आप देखो, रूल्स तुमने एक पेपर पे लिख दिए, ये सब मुझे फॉलो करने हैं, बट जब तुम एक्चुअली में उसे इंप्लीमेंट करोगे तभी तो तुम्हारा एम अचीव होगा। तो वैसे ही खाली डेमोक्रेसी लानी नहीं थी, उसको एस्टैब्लिश भी करना था। फ्रीडम ऑफ वोट, राइट टू इक्वालिटी, ये सब कुछ खाली लिखने नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्हें लागू भी करना था। थर्ड चैलेंज हमारा क्या था? टू इंश्योर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी। आपको पता है इंडिया के अंदर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, हर एक जात पात के ऊपर बहुत धर्म में भेदभाव होते थे, वो हटाने थे हमें। और हमें इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करना था। हमारे ना इंडस्ट्री थी ना एग्रीकल्चर था, सब बिल्कुल खराब करके चले गए थे हमारा ब्रिटिशर्स। सेकेंडली हमें पॉवर्टी इरेडिकेशन करना था, बहुत गरीबी थी, गरीबी हटानी थी। एंड हमारे लिए इसलिए हमने बनाए अपने DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो वेलफेयर गोल्स जिसमें सेट कर गया। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लिखा है, वो कुछ ऐसे गोल्स हैं जो चाहे तो गवर्नमेंट फॉलो करे या ना करे, बट जो भी गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा DPSP को ध्यान में रख के ही अपनी सारी पॉलिसीज बनाती है। उसमें सब गिवन है कि किस तरीके से इंडिया को चलाना है कि इंडिया का वेलफेयर हो। तो ये 3 चैलेंजेस थे, ABC, दिस यू हैव टू लर्न, और आज तुम्हें ये पूरे समझ में आ गए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जैसे ही ब्रिटिशर्स गए तो हमारा पार्टीशन हो गया। क्यों हुआ था पार्टीशन? लेट्स स्टडी। तो 14-15 अगस्त की रात को एक देश को आजादी नहीं मिली थी, 2 देशों को आजादी मिली थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, अब जो पार्टीशन था ना, वो डिवीजन था ब्रिटिश इंडिया का। जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज करते थे तो उस इंडिया को भारत नहीं कहते थे, उसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे।
उसमें क्या थी, उसमें 2 टाइप की प्रोविंसेस थी। एक हो गई थी हमारी प्रोविंस जिसपे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, एक थी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, ठीक है। तो जैसे ही हमारे ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जाने लग गए तो उन्होंने हमारे इंडिया का पार्टीशन कर दिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये किसके दिमाग में बात आ गई कि भैया इंडिया पाकिस्तान अलग अलग कर दो, हम तो रह रहे थे इतने सालों से इकट्ठे रह रहे थे। तो दिमाग में बात आई थी हमारे ये 2 नेशन थ्योरी। क्या थी ये 2 नेशन थ्योरी? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इसके ऊपर। तो किसने कही थी ये? जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग बनी थी हमारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी हमारी फर्स्ट पार्टी, तो वैसे ही एक मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते थे, वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी कि मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत ना हो। तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव से मुस्लिम लीग बनवा दी। तो जब जाने लग गए थे ब्रिटिशर्स, अपना सामान वामान पैक करने लग गए थे, तो मुस्लिम लीग के लोगों ने बोला देखो कि इंडिया एक 2 नेशन है, यानी कि इंडिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। अब तुम जा ही रहे हो ना, तो तुम एक काम कर दो, हम मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन बना दो पाकिस्तान, और ये जितने हिंदूज हैं इनके लिए अलग नेशन बना दो इंडिया। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने 2 नेशन थ्योरी पास कर दी। उसने अपने कहा ब्रिटिशर्स को कि तुम ऐसा कर दो, प्रेजेंट करी। तो उस समय पे जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर, कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो। वाई? बिकॉज वी वर लिविंग वेरी पीसफुली। कोई भी नहीं चाहता था कि ये पार्टीशन हो। बट जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी भी हमारा भला नहीं चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा मना करा कि नहीं, 2 नेशन थ्योरी नहीं पास होनी चाहिए। बट 1940s में जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, एट द एंड ब्रिटिशर्स हमारा भला तो चाहते ही नहीं थे। जब वो गए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंडिया का पार्टीशन कर दिया, उन्होंने एक अलग नेशन बना दिया, मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान एंड बाकी एक बन गया हमारा इंडिया। तो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसकी सपोर्ट में नहीं थी, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ये जो कह दिया ब्रिटिशर्स ने कर लो पार्टीशन, तो वो कैसे हुआ, लेट्स स्टडी। और वो कितना पेनफुल था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, दिस इज ऑल वी विल स्टडी। और इसके बाद तुम्हारा हाफ ऑफ द चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। ये जो प्रोसेस था पार्टीशन का बहुत ज्यादा पेनफुल था। पेनफुल क्या था? क्यों? क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे रह रहे थे। अगर कोई तुम्हें कोई अपने घर में से एक इंसान को निकाल के बाहर फेंक दो तो यू विल बी वेरी पेनफुल, तुम बहुत परेशानी में रहोगे उस समय। और जो हुआ उस समय पे पार्टीशन के टाइम पे, हमने अभी भारत मूवी देखी रिसेंटली, उसमें कितने अच्छे से दिखाया था कि क्या हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। तो जो पार्टीशन था उसमें क्या हुआ था उसकी पिक्चर हम सबके माइंड में क्लियर है। ये बहुत पेनफुल था और पेनफुल के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट था इसको इम्प्लीमेंट करना। कहना बहुत आसान था, मुस्लिम के लिए अलग बना दो, हिंदू के लिए अलग बना दो, बट उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो मुश्किल को आसान किसने करा? हमारे ये ब्रिटिशर्स ने बोला कि ये जो तुम्हारा प्रोसेस तो बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको हम इजी करेंगे विद द रिलीजियस मेजॉरिटी, यानी कि हम इंडिया का पार्टीशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी? उन्होंने कहा कि जिस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा मुस्लिम्स है, मुस्लिम मेजॉरिटी में है, उसको तो बना दो पाकिस्तान, और जिस एरिया के अंदर हिंदू ज्यादा है उसको हिंदुस्तान ही रहने दो, यानी कि इंडिया ही रहने दो। तो ये कहना भी बहुत आसान था, इसको भी इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। क्या डिफिकल्टी है? देखो, ब्रिटिशर्स ने तो कह दिया रिलीजियस मेजॉरिटी कर दो, तो ऐसी कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पे मुस्लिम्स बहुत ज्यादा हो, मेजॉरिटी में हो इन अ ब्रिटिश इंडिया। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे खाली मुस्लिम्स रहते हो। हर जगह पे हिंदू भी थे, उनके साथ में सिख भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, सब प्रकार के धर्म के लोग रहते थे। बस 2 जगहें ऐसी थी, एक थी वेस्ट में और एक थी ईस्ट में। और क्या तुम ईस्ट और वेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, 2 पाकिस्तान बने हमारे। एक पाकिस्तान बना जो अभी प्रेजेंट का पाकिस्तान है, हमारे गुजरात के ऊपर वाला, वो बना हमारा वेस्ट पाकिस्तान। उसके बाद पूरा हमारा इंडिया का बॉर्डर, उसके बाद जो हमारा बांग्लादेश है अभी, वो बना हमारा ईस्ट पाकिस्तान। तो इस तरीके का बेहुदा हमारा पार्टीशन कराया इन ब्रिटिशर्स ने कि एक हमारा पाकिस्तान बन गया इधर वेस्ट पाकिस्तान, और एक पूरा ये इंडिया का बॉर्डर आ गया, उसके इंडिया का जो टेरिटरी है वो आ गई, और फिर ये इधर हो गया हमारा कौन सा पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान। तो इस तरीके का उन्होंने डिवीजन करा दिया हमारा, एक बन गया वेस्ट पाकिस्तान और एक बन गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऑल मुस्लिम्स वर हैप्पी इन दिस प्रोसेस, तो नहीं, ऐसा नहीं था। काफी सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो बहुत खुश थे इंडिया में रहते हुए, उनको अलग नहीं होना था। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफ्फार खान, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1-2 मार्क्स में इसमें। वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे और उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वो गांधी जी को बहुत मानते थे। ही अपोज द 2 नेशन थ्योरी, वो 2 नेशन थ्योरी के अपोज करे। उन्होंने बहुत आवाज उठाई कि नहीं चाहिए पार्टीशन, भैया क्या कर रहे हो। तो ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मारी और उनको
किसके साथ, पाकिस्तान के साथ मर्ज करा दिया गया। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये बंगाल और पंजाब था, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी, यानी कि बंगाल जो ईस्ट पाकिस्तान बनना था और पंजाब जहाँ वेस्ट पाकिस्तान बनना था, वहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग थे, यानी कि हिंदू हो गए, सिख हो गए। अब उनका क्या होता, अब वो कैसे, वो कहाँ रहेंगे? तो कहा गया कि रीजनल लेवल पे भी पार्टीशन कर दिया जाएगा, उसके अंदर भी और बाइफिकेशन होगा। जैसे कि हमें पता है आज के टाइम पे 2 पंजाब, एक यहाँ है और एक हमारा पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब हैगा। तो इस तरीका बाइफिकेशन करने को कहा, और ये जो बाइफिकेशन था ये इंडिपेंडेंस मिलने तक नहीं हुआ था। यानी कि 14-15 अगस्त की रात को जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिला, उस समय पे इतने सारे लोग ऐसे थे, उनको यही नहीं पता था कि भैया हम इंडिया के हैं या हम पाकिस्तान के हैं। वो अभी रहे तो पाकिस्तान वाली जगह पर रहे थे, बट उन्हें पता है कि वो हिंदू है, वो सिख है, उन्हें तो आना है इंडिया के अंदर। तो देवर कंफ्यूज्ड, उनको बेचारों को यही नहीं पता था कि अभी वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी बन गए हैं। तो जो रिलीजियस मेजोरिटी थी उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो कहीं पे भी ज्यादा नहीं थी, जहाँ पे मेजोरिटी थी वहां पे भी बाकी लोग रहते थे। तो अब वो लोग अपने ही लैंड के ऊपर रेफ्यूजी बन गए थे। जो इंडिया के अंदर सारे मुस्लिम्स रह रहे थे उनको यहाँ पे रेफ्यूजी की तरह लग रहा था, और जो पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे हिंदू और सिख्स रह रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि दे आर अनडिजायरेबल ऑन देयर ओन लैंड। जिस घर में वो रह रहे थे सालों से, बड़े बुजुर्ग रह रहे थे जहाँ पे, वहीं से उन्हें निकाल दिया जाने वाला था, और उन्हें लग रहा था कि वो अपने ही लैंड के ऊपर एक एलियन बन चुके हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्टीशन। तो जो माइनॉरिटीज थी ऑन बोथ साइड ऑफ देयर बॉर्डर वॉज अनडिजायरेबल ऑन देयर लैंड, यानी कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स और पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिख अनडिजायरेबल थे। हर कोई चाहता था निकलो अब यहाँ से, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टडी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। तो ये जो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ पार्टीशन का, ये जो इतना अजीबोगरीब सा हमारा पार्टीशन आया, एकदम से बॉम्ब फूट गया सबके ऊपर, तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही पेनफुल था। लेट्स स्टडी। सबसे पहले ये जो पार्टीशन था दैट वाज अनप्लान्ड, अनप्लानिंग के साथ हुआ। कि देखा आपने कि किस तरीके से बाइफिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था दैट दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। सेकेंडली ये जो ईयर था 1947, ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ट्रैजिक ईयर था। क्यों? क्योंकि किलिंग हुई, एट्रोसिटीज हुई ऑन बोथ साइड्स ऑफ वाटर। ऐसा नहीं तो खाली इंडिया के अंदर लोग मरे, उस साइड पे भी बहुत ज्यादा लोग मरे, और वो भी उस समय इंडिया का ही हार्ट था, हमने खुद से ही अलग करा था, ठीक है। तो दोनों साइड ऑफ बॉर्डर पे बहुत ज्यादा किलिंग हुई, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुई। जो लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता थे, दे वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। व्हाट इज कम्युनल जोन्स? यानी कि हिंदू के इलाके में मुसलमान नहीं जाएगा, मुसलमान के इलाके में हिंदू नहीं जाएगा। इस टाइप के कम्युनल जोन्स बन गए। कहाँ पे? लाहौर में, अमृतसर के अंदर एंड कोलकाता में। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है। ऐसे आपने देखा है जब कभी दंगे हुए थे हमारे पहले इमरजेंसी के बाद, तो उस समय पे भी कम्युनल जोन्स बन गए थे। इसी तरीके से नो एंट्री हो गई थी ऑफ एक से दूसरे रिलीजन वाले एरियाज के अंदर, और लोगों को फोर्स किया गया। रातों रात उन्हें अपने घर से सामान बांध के, पैक भी नहीं करने का टाइम मिला उन्हें अपने घर से भागना पड़ा। कुछ लोगों को तो ट्रेन में चढ़ने की जगह मिल गई, जैसे हमने भारत मूवी में देखा था किस तरीके से लोग एक के ऊपर एक ट्रेन में चढ़ रहे थे। कुछ लोगों को पैदल ही बुलक कार्ट्स के ऊपर अपना सामान लेके जाना पड़ा, और बहुत ज्यादा रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई। आके भी कोई उनके पास इतना बड़ा कोई घर थोड़ी पड़ा था आके बैठ जाएंगे, नहीं, वो बेचारे रोड्स पे जो दिल्ली के अंदर रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ था वहां पे उन्होंने शेल्टर अचीव करा। और जो रास्ते में बहुत सारे बच्चे किडनैप हो गए, अपने माँ बाप से दूर हो गए। सेकेंडली वुमेन के साथ बहुत ही गलत हुआ उस समय पे। रेप हुए, जब चल के लोग जा रहे हैं दूसरे देश में, जब सब लोग जा रहे थे उस समय पे उनका किडनैप कर लिया गया, वुमेन का रेप हुआ। और जो किडनैपर होता था वुमेन को जो किडनैप करके ले गया, वो उन्हें फोर्स करता था मैरिज के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए, उनको फोर्स किया जाता था। कई जो फैमिलीज थी उन्होंने अपने फैमिली के ऑनर को बचाने के लिए, जो उनके घर की बेटियां थी उन्हें खुद ही, जो उनके घर की वुमेन थी, बेटी हो गई, बहू हो गई, उनको खुद ही मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जब जा रहे हैं तो उस समय पे किडनैप भी हो सकता है और कुछ भी गलत काम हो सकता है। तो यहाँ तक ही हुआ कि फैमिली ऑनर के लिए जो घर की बेटी और बहुएं थी उनको मार दिया गया। और जब उनको किडनैप करा जाता था तो रिलीजन चेंज के लिए फोर्स करा जाता था। तो ये जो इतना पेनफुल प्रोसेस था, इसको जितने भी पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हर मूवी में दिखा रखा है, वी ऑल नो। एंड इस प्रोसेस को उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ हार्ट्स, ठीक है। अब खाली लोगों का ही इधर से उधर जाना नहीं हुआ, यहाँ तक कि जितने भी सामान होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सामान हो गया, टाइपराइटर हो गया, पेन हो गए, और जो बैंड हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, पुलिस के बैंड के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हथियार हो गए, टैंक्स हो गए, सबका पार्टीशन हुआ। एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, हर एक का पार्टीशन हुआ। चेयर टेबल तक का पार्टीशन हुआ। जितना इंडिया का रहना था इंडिया में रहा, और बाकी दोनों पाकिस्तान में चला गया। इनफैक्ट जो एम्प्लॉयज थे रेलवे के, गवर्नमेंट के, तो उनका भी
हमारा पार्टीशन हुआ। सो दिस वाज द पेनफुल प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड इसमें 80 लाख पीपल ने माइग्रेट करा। कोई आसान बात नहीं है क्या ना कि 80 लाख लोगों ने एकदम से उन्हें अपना घर छोड़ के इधर से उधर भागना पड़ा, माइग्रेट करा एंड इसमें 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड। दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट। 5 से 10 लाख लोग उस समय पे मर गए। उस समय पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो उसके हिसाब से दिस वॉज अ वेरी ह्यूज नंबर। ओके, तो 12% ऑफ मुस्लिम जो थे अभी भी इंडिया के अंदर बच गए थे। अब उनके साथ क्या किया जाए, ये एक क्वेश्चन मार्क लगे थे। यानी कि अब हो गया पार्टीशन, चले गए आधे लोग पाकिस्तान में, बाकी हिंदूज इंडिया में ही है, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया के अंदर सब पूरे के पूरे सिर्फ हिंदूज ही हैं। अभी भी 12% मुस्लिम्स थे हमारे इंडिया के अंदर और बाकी धर्म के लोग थे। तो अब उनका क्या किया जाए, उनको क्या करें, उनको फिर से निकाले, क्या करें, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, उन्हें इंडिया का सिटीजन बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस बात के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि अब ये जो 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, बाकी पॉपुलेशन है, इनके साथ इंडियंस कैसे ट्रीट करेंगे। तो लेट्स स्टडी। तो देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया को एक हिंदू नेशन बना दिया जाए, इंडिया को हिंदू नेशन बना दिया जाए और बाकी सभी धर्मों को लोगों को सिटीजनशिप ना दी जाए। बट इंडिया ने एक अलग तरीका निकाला। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन करा दैट वी आर सेक्युलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर नेशन मतलब कि इंडिया रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं देता। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप इंडियन हो, इंडिया में पैदा हुए तो यू आर इंडियन। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट करा, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट करा। हमने जो हमारे यहाँ 12% मुस्लिम्स बचे थे उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप दे दी और बहुत प्यार से उनको इंडिया के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने क्या कहा दैट नो सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने सेक्युलरिज्म को हाईलाइट कर दिया। आज इस समय पे हर एक धर्म के लोग इंडिया के अंदर बहुत प्यार से रहते हैं एंड वी अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। जो 12% माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी हमारे मुस्लिम्स की एंड बाकी, उन सबको हमने इंडिया की सिटीजनशिप दे दी। अब विद दिस हमारा हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि एक पार्टीशन का बम तो छोड़ा इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर, दूसरा बॉम्ब कौन सा गिराया था? इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का। लेट्स, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस समय। हमारा जो इंडिया था 2 पार्ट्स में डिवाइड, जैसे अभी क्या है, एक इंडिया, एक बहुत सारी हमारी स्टेट्स है, यूपी, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब हमारी स्टेट्स है। तो उस जमाने में भी क्या होता था, ब्रिटिश इंडिया में 2 टाइप की स्टेट्स थी, एक थी प्रोविंसेस और एक थी प्रिंसली स्टेट। तो देखो, प्रोविंसेस जो थी वो डायरेक्टली कंट्रोल थी ब्रिटिशर्स से, यानी कि वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती थी, वहां की जनता पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती थी। और दूसरी थी हमारी प्रिंसली स्टेट, जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन था, या फिर कहते हैं पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब ये था कि देखो, जो राजा था, प्रिंसली स्टेट के राजा होते थे, जो राजा था वो जो स्टेट है उसके इंटरनल अफेयर को देखता था, यानी कि अंदर की डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, सारा काम धाम कैसा चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं, किस तरीके से वर्क चल रहा है, क्या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होना है, सब कुछ जो अंदर की पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो संभालेगा कौन? हमारा राजा, प्रिंसली स्टेट का राजा। बट जो एक्सटर्नल अफेयर है, यानी कि किस तरीके से राजा दूसरे अपनी स्टेट्स के साथ डील करेगा, जितने भी एक्सटर्नल अफेयर है वो कौन संभालेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंटरनल ऑटोनॉमी किसके पास थी? राजा के पास। और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, किस तरीके से डील करना है बाहर की स्टेट से, वो सब कौन देखता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो दिस वाज द पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिशर्स रूल तो करते थे, बट जो इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो राजा खुद संभालता था। तो 2 टाइप थी, एक थी प्रोविंसेस डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स एंड एक थी प्रिंसली स्टेट जहां पे सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन थी। तो अब प्रॉब्लम क्या आई? ठीक है, 2 टाइप की स्टेट थी। प्रॉब्लम अराइज हुई जब इंडिया फ्री होने वाला था, जब इंडिया फ्री होने वाला था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि जब इंडिया फ्री होगा तो उस समय पे ये जो पैरामाउंटेसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन है ये भी खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जो हमने कह रखा है ना कि इंटरनल अफेयर्स ये लोग देख सकते हैं, बाहर वाले एक्सटर्नल हम देखेंगे, ये सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी। और इन्होंने ये कह दिया कि एज मैनी एज जो हमारी 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके राजाओं का ये बोल दिया कि तुम चाहो तो फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन बन जाओ, यानी कि अपना खुद का एक नेशन बना लो, चाहो तो इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ,
चाहो तो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ। आप सोचो कैसा बॉम्ब इन्होंने हमारे ऊपर गिराया। एक तो पहले हमारा पार्टीशन हो गया, दूसरा इन्होंने जो 5 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बोल दिया चाहो तो इंडिया में रहो, चाहो तो पाकिस्तान में रहो, चाहो अपना खुद का देश बना लो। अब आप इमेजिन करो अगर 555 में से अगर 100 या 10 ने भी कह दिया होता हम खुद का देश बना रहे हैं तो क्या इंडिया बचता? नहीं, इंडिया तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता और हमारा देश इंडियन यूनियन बन ही नहीं पाता। तो इस तरीके की हरकत इन्होंने करी। और ये जो डिसीजन था ना प्रिंसली स्टेट वालों पे, जो इन्होंने छोड़ा कि इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ या खुद का देश बना लो, ये इन्होंने राजा के ऊपर छोड़ दिया, जनता के ऊपर नहीं छोड़ा। जितनी भी प्रिंसली स्टेट की जनता थी, जो पॉपुलेशन थी, पीपल थे, वो तो इंडिया के साथ ही जाना चाहते थे। बट जो राजा है, ऑब्वियसली अगर तुम किसी देश के राजा हो तो तुम तो चाहोगे तुम्हारा खुद का देश बन जाए। तो इस तरीके का हरकत ब्रिटिशर्स ने करी थी। क्यों करी थी? बिकॉज वो हमारा भला नहीं चाहते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई हमें त्रावणकोर में, हैदराबाद में, भोपाल में, इन सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आई। यहाँ के जो मणिपुर में आई हमें, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे राजा कहो या कुछ लोग थे जो इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, कुछ अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। तो दीज वर द स्टेट जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आई। और जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो जो हमारा डेमोक्रेसी का विजन था उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। हमारा डेमोक्रेसी का विजन क्या था कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री चलाएंगे, अपनी इंडिया बहुत खुश से रहेगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करेंगे। और ये जितने भी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक रूल कर रहा था। अब राजा मोनार्की में कैसा रूल होता है? नॉन डेमोक्रेटिक होता है। तो हमारा जो विजन था डेमोक्रेसी का वो भी फेड होने लग गया। एक तो पार्टीशन हो गया, ऊपर से ये जो सारी की सारी स्टेट्स थी, कई सारी स्टेट्स, वो हमें कहने लग गई थी कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। उनके बारे में आगे पढ़ाती हूँ। तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? अब आपको ही डर लग रहा होगा ये सब देखे, तो उस समय पे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, गवर्नमेंट ये सब हैंडल कैसे करा? तो उस समय पे हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो सितंबर 1946 में बनी थी। वो बनी थी गवर्नमेंट हमारी, आप कह सकते हो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। जिस समय पे ब्रिटिशर्स बिल्कुल जाने वाले थे ना इंडिया से, उस समय पे ब्रिटिशर्स से डील करने के लिए हमारे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। उसमें हमारे सबसे मेन नेशनल लीडर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है। अब जो ये मुस्लिम लीग वाले थे ना, तो ये हमेशा टांग अड़ाते रहते थे। इन्होंने क्या बोला कि भैया प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, अपना देश बनाना है, ये डिसीजन उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप लोग ना ज्यादा उनके बातों में टांग अड़ाओ, राजा का डिसीजन है वो खुद लेगा। बट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ये नहीं चाहती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो यही चाहती थी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया के साथ ही मर्ज होकर रहे। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे एक नेशनल हीरो, आयरन मैन ऑफ इंडिया निकल कर आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली कि वो जितनी भी ये प्रिंसली स्टेट है, 565 प्रिंसली स्टेट, उनका एक्केशन कराएंगे इंडिया के अंदर, उनको इंडिया के अंदर मर्ज करवाएंगे, उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्केशन साइन करवाएंगे और वो इंडिया में उनको मर्ज कराएंगे। दिस वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और उस समय पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो इंडिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क संभाला इंडिया को मर्ज कराने का। अब सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, बट सोचो आप, उस समय पे जो ओडिशा था ना, आज का जो ओडिशा है, वो 26 छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड होता है, यानी कि 26 राजाओं से डील करना था। गुजरात 14 बड़े बड़ी स्टेट्स में डिवाइडेड था, यानी कि 14 राजा से और डील करना था। और प्लस 119 अदर स्टेट्स थी, 119 अदर प्रिंसली स्टेट, यानी कि उनसे राजाओं से भी डील करना था। एंड दैट वाज नॉट अ इजी वर्क। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अभी तो इस बुक में आपका वन लाइन में ही बता रखा है। तो अब सीबीएसई ने जो पीडीएफ ऐड करा है ना, आपका पूरा एक पैराग्राफ है सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो ये इन्होंने काम करा था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का, उसके ऊपर। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एग्जाम में उसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, गिवन है। सो यू गो एंड स्टडी फ्रॉम द पार्ट 2 वीडियो। ठीक है। तो अब जो पीपल थे प्रिंसली स्टेट के, यानी आपको पहले भी बता दिया, जो प्रिंसली स्टेट की जनता थी वो इंडिया के साथ ही रहना चाहती थी, बट जो राजा है वो ही कर रहे थे सारी की सारी शैतानी, आप कह सकते हो। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कह दिया, 3 अप्रोच थी हमारी। क्या थी? पहली तो यही थी कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के सारे जो लीडर्स थे, उन सबको पता था भैया हमें पता है जो जनता है वो इंडिया के साथ ही रहना चाहती है। द पीपल वॉन्ट्स टू बी विद इंडिया, द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉन्ट्स टू बी विद इंडिया। सेकेंड क्या था? दे विल अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन द ग्रांटिंग ऑटोनॉमी, यानी कि उन्होंने कहा कि हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएंगे इन ग्रांटिंग ऑटोनॉमी, यानी कि अब कोई राजा क्यों छोड़ना चाहेगा अपना सारा राजपाट और कहेगा कि आज और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे देंगे इन द, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे देंगे इन ग्रांटिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? हक,
हक एक टाइप से हो गया, किस तरीके से रूल करना है। तो उन्होंने कहा हम थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जो राजाज हैं उनको भी थोड़ी बहुत हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, उनकी भी सारी पावर नहीं छीनेंगे उनके हाथ से, थोड़ी बहुत पावर राजा वगैरह को भी दे देंगे। थर्ड उन्होंने क्या कहा कि हमने देख लिया पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पार्टीशन से इतने लोग मरे और पार्टीशन से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल थी, उन्हें पता था कि अब हम इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरे में नहीं आने देंगे, अब इंडिया और हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा, कैसे भी करके सारी प्रिंसली स्टेट को हम मर्ज करवा के रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट की अप्रोच थी। ये जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे 1 2 3 दिस यू हैव टू लर्न। कहा कि जो इंडिया की जितनी भी बाउंड्रीज है उनको हम कंसोलिडेट करेंगे, यानी कि सारी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर कंसोलिडेट करेंगे, मर्ज करेंगे एंड वी विल फॉर्म इंडिया यूनियन जो डेमोक्रेसी पे चलेगी। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओकेशन बना हमारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओकेशन मतलब साइन हो गया एक एग्रीमेंट कि अब यहाँ ये जो प्रिंसली स्टेट है ये इंडिया की मेंबर बन गई है। तो 15 अगस्त 1947 तक, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली, तब तक काफी सारी प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओकेशन को साइन कर दिया था, वो मर्ज हो गए थे इंडिया के साथ। उन्होंने कहा हाँ जी हम इंडिया में ही रहेंगे, साइन कर दिया उन्होंने। किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। इजी टास्क नहीं था बट हो गया था। बट जिन स्टेट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट करी वो कौन कौन सी थी? हैदराबाद, मणिपुर, और थी हमारी भोपाल, और कौन सी थी हमारी जूनागढ़, और कौन सी थी कश्मीर। ठीक है, तो अब आपका ये जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर है इसमें डिटेल में हमें बस हैदराबाद एंड मणिपुर के बारे में बताया गया है। बाकी कश्मीर जो हो गया उसके बारे में हम चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे अभी 2020 के बच्चों की मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि उनके स्कूल में बोला जा रहा है कि हम कश्मीर इशू के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। बट आपको पता है सीबीएसई 2020 के बच्चों आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, उसके हिसाब से रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर कट हो गया है। तो डेट मीन्स कश्मीर इशू पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बट इफ यू वॉन्ट टू बी ऑन सेफ साइड, आपकी टीचर आपको कह रही है तो आप पढ़ लेना। बट अकॉर्डिंग टू मी चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, जो अभी मैं यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। दूसरा टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो कश्मीर इशू है वो आपको चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है, तो वो आपको उसी में पढ़ाया जाएगा। जब मैं चैप्टर 8 की वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं वो आपको पढ़ा दूंगी। ओके, और अगर कोई आगे के साल का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियस है मैंने चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशन जो आपका नाम भी बदल गया उसकी वीडियो डाली हुई है, यू कैन गो एंड सर्च इट, और वहां पे आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ हैदराबाद, मणिपुर, और जो बुक में है वही पढ़ाऊंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेट्स स्टडी कि किस तरीके से जो स्टेट्स थी उन्होंने दिक्कत करी इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन होने में इंडिया के साथ उन्होंने क्या करा। लेट्स स्टडी। तो जूनागढ़ एक स्टेट थी जो गुजरात के ऊपर है, जूनागढ़ हमारा एरिया है। वहां पे क्या हुआ, वहां पे भी यही हुआ, वहां के जो लीडर थे, वहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। तो जो पॉपुलेशन थी वो तो इंडिया के साथ ही रहना चाहती थी, बट जो हमारे राजा थे वहाँ के वो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते थे। तो वहाँ पे हुआ प्लेबिसाइट, मर्ज होना चाहते थे। तो वहाँ पे हुआ प्लेबिसाइट। व्हाट इज प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट एक रेफरेंडम की तरह होता है कि सब लोगों से वोट कराया जाता है, हाँ तुम वोट करो। तो प्लेबिसाइट हुआ कि इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, या फिर अपनी कंट्री बनानी है। तो प्लेबिसाइट का नतीजा क्या में निकला कि बहुत आराम से जूनागढ़ को इंडिया के साथ मर्ज करा दिया गया। जितने भी जनता थी, हिंदू जनता थी, मैंने आपको बता दिया, वो सब इंडिया में रहना चाहते थे एंड प्लेबिसाइट से उसका सॉल्यूशन निकल गया। तो फर्स्ट आपकी स्टेट मैंने आपको बता दी जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी जूनागढ़, उसका सॉल्यूशन प्लेबिसाइट से निकल गया। दूसरी बात आती है हैदराबाद। हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इसका जो रूलर था उसको निजाम कहते हैं, उसको टाइटल मिला हुआ है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था उस समय पे। ठीक है, तो जो उस समय का हैदराबाद था उसमें महाराष्ट्र भी आता था, कर्नाटका की भी कुछ स्टेट आती थी और आंध्र प्रदेश की भी, तो बहुत बड़ा था। इमेजिन कर लो आप उस समय पे हैदराबाद। तो जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने कहा कि मैं अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाऊंगा। क्या कह दिया? अब मैं एक कंट्री बनाऊंगा हैदराबाद, और वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आ जाता है। नवंबर 1947 में वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर देता है जब तक इंडिया की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चल रही होती है। अब वो निजाम कह रहा है मैं तो अपनी कंट्री बनाऊंगा, इंडिया गवर्नमेंट कह रही है भैया मत बनाओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल बातचीत कर रहे हैं। तो उतने समय तक के लिए वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि अभी आई एम स्टैंड स्टिल, ना मैं इंडिया का हूं ना मैं पाकिस्तान का हूं, ना मैं ये भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, मैं जैसा हूं वैसा हूं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो जाता है।
और जो वहाँ की जनता थी, जैसे मैंने तुम्हें शुरू से बता रही हूँ, जनता इंडिया में ही रहना चाहती थी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे राजा लोग, लीडर लोग। तो जो जनता थी वो जो निज़ाम का रूल था उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ऑप्रेसिव रूल था, बहुत ज़्यादा ही करप्टेड रूल था निज़ाम का। तो जो तेलंगाना के पीजेंट थे और मेनली वुमेन, उन्होंने रिवोल्ट यानी कि आंदोलन शुरू कर दिया अगेंस्ट द रूल ऑफ द निज़ाम। इसका सेंटर हब बन गया हैदराबाद। हैदराबाद जो सिटी थी वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए और रिवोल्ट करने लगे निज़ाम के रूल के खिलाफ। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी हमारी हैदराबाद की और कांग्रेस पार्टी, वो फोर्थ फ्रंट पे थे। वो जो ये मोर्चा चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसको आगे बढ़ा रहे थे। एंड सब लोग जो तेलंगाना के पीजेंट थे, वुमेन थी, वो निज़ाम के रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब निज़ाम चुप तो बैठेगा नहीं, तो उसने क्या करा, जो उसकी मिलिट्री फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स, रजाकर कौन थे, उसके ट्रेंड सोल्जर्स टाइप थे, उनको छोड़ देता है वो। और वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, उनको कोई शर्म नहीं होती। उन्हें मर्डर करना शुरू कर दिया, वुमेन का रेप करना शुरू कर दिया, लूट पाट करनी शुरू कर दी। और मेनली टारगेट उन्होंने बनाया नॉन मुस्लिम, यानी जितने नॉन मुस्लिम लोग थे उन्हें मारा पीटा, रेप करा और लूट करना उनको शुरू कर दिया। तो रजाकर्स ने बहुत ही गंदगी फैलाई, आप एक तरीके से कह सकते हो। तो क्या उस समय पे इंडिया गवर्नमेंट चुप बैठेगी? नहीं। सितंबर 1948 के अंदर इंडिया आर्मी पहुंच जाती है, हमारी आर्मी पहुंच जाती है, रजाकर से लड़ती है। एक हफ्ते की फाइट के बाद रजाकर्स हार जाते हैं और निज़ाम सरेंडर कर देता है। एंड एट द एंड हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद हैदराबाद को इंडिया से मर्ज करवा लिया गया। तो यही स्ट्रैटेजी थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उन्होंने कहा ठीक है, मिलिट्री इंटरवेंशन करवा के भी हमें हैदराबाद को मर्ज कराना है। अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला टॉपिक है उसमें हमने बताया है कि वो चाहते थे कि इसी तरीके से चाहे मिलिट्री इंटरवेंशन हो पर हमें कश्मीर को भी इंडिया के साथ मर्ज करवा लेना चाहिए। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, मणिपुर। ये बड़ा क्यूट सा टॉपिक है, बड़े क्यूट से राजा बना रखे हैं आपके, राजा बोधा चंद्रा, आप देख सकते हो नीचे बुक के अंदर। तो क्या हुआ, राजा बोधा चंद्रा ने इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन साइन कर दिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ अकेशन उन्होंने साइन कर दिया। उन्होंने कहते हैं हाँ जी आ गया मैं इंडिया के साथ, बट उनको इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई। जैसे मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट ने कहा कि हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, इंटरनल ऑटोनॉमी दे देंगे। राजा को थोड़ी सी इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी कि आपकी सारी पावर नहीं चल रही, थोड़ी सी पावर्स आपके पास रहेगी। ठीक है, फिर चलने लग गया, मणिपुर की पॉलिटिक्स चलने लग गई। 1948 के अंदर पब्लिक जो थी मणिपुर की, उन्होंने प्रेशर करा राजा को कि आप इलेक्शन होल्ड कराओ, आप इलेक्शन होल्ड कराओ। तो 1948 के अंदर इलेक्शन होता है, जून 1948 में इलेक्शन होता है मणिपुर के अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मणिपुर के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है। मणिपुर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है। फर्स्ट टाइम इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए इंडिया के अंदर एक कौन सी जगह पे पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन हुआ था, तो दैट वाज इन मणिपुर। 1948 जून में ये इलेक्शन हुए थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। अब इलेक्शन हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई और हमारा मणिपुर क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाली एक स्टेट। इंडिया में है अभी भी, वो इंडिया से मर्ज्ड है। तो उस समय पे जब अब ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनी हमारी, तो वहाँ पे जो कांग्रेस थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कांग्रेस पार्टी थी, वो बड़ी खुश थी इंडिया में मर्ज होके। बट जो बाकी लीडर्स थे वो चाहते थे कि मणिपुर को इंडिया से अलग कर दिया जाए। दे वर नॉट हैप्पी विद द मर्जर ऑफ इंडिया। क्यों चाह रहे थे वो सब हमें नहीं पता। तो दे वर नॉट हैप्पी विद द मर्जर विद इंडिया। अब वो कहने लगते हैं कि मणिपुर को अलग करो इंडिया से, मणिपुर को अलग करो इंडिया से। तो इंडिया गवर्नमेंट चुपचाप सितंबर 1949 के अंदर मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देती है विद द राजा बोधा चंद्रा। अब इंटरनल ऑटोनॉमी तो राजा बोधा चंद्रा के ऊपर थी, उनके पास भी बहुत पावर थी। चुपचाप जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो राजा बोधा चंद्रा के साथ सितंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देती कि हाँ अब बहुत पक्का हो गया कि मणिपुर इंडिया का पार्ट है। और इसकी भनक भी नहीं होती जो पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको लोगों ने खुद इलेक्ट करा होता है, उसको भनक भी नहीं होती। और राजा जो मर्जर एग्रीमेंट है वो साइन कर देता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। अब मणिपुर इंडिया में मर्ज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है लेजिस्लेटिव असेंबली कि भैया आप तो डेमोक्रेसी है, आप हमसे बिना पूछे कैसे मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हो। तो एट दी एंड मर्जर तो हो जाता है, बट वहाँ की जो जनता होती है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वो नाखुश होती है विद द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द राजा। तो इस तरीके से हमारा मणिपुर का भी एट दी एंड फाइनल मर्जर हो जाता है इंडिया के अंदर सितंबर 1949 में। तो ये 2 मर्जर हैं हमें पढ़ने थे। कश्मीर आपको रीजनल एस्पिरेशन में पढ़ाऊंगी और बाकी का हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स स्टडी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन?
ओके गाइस, तो इंडिया के अंदर रिलीजियस एंड कल्चरल प्लुरलिटी थी, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे एंड बहुत सारे अलग अलग कल्चर एंड रिलीजन के लोग, लैंग्वेजेस के लोग इंडिया में रहते थे। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी इंडिया के अंदर, आप एक लाइन में बोलो तो। और जो सारे लोग थे वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर स्टेट बन जाए। ऐसे ही जो नागपुर सेशन हुई थी हमारे कांग्रेस की 1920 के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ना वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे ही बनेगी। उन्होंने अपनी जो कांग्रेस है, अब कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी हर एक जो स्टेट्स थी हमारी उसमें से कांग्रेस अलग थी। जैसे हमने पढ़ा भी हैदराबाद की कांग्रेस हो गई, मणिपुर की कांग्रेस हो गई। तो इसी तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे कांग्रेस ने भी खुद को डिवाइड कर रखा था। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेक्स्ट हमारे सामने क्या आई कि जो स्टेट्स थी उनकी बाउंड्री दोबारा बनानी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। अब जैसे ही पार्टीशन हुआ, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली, पार्टीशन आ गया, इकोनॉमी हमारी वीक थी, सोशल इनइक्वालिटी थी। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने इस इशू को पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, पहले इंडिया संभल तो जाए, उसके बाद हम ये जो लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है हम थोड़े टाइम रुक के कर लेंगे, पहले थोड़ी इकोनॉमी संभाल लेते हैं, पार्टीशन से जो नुकसान हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़े स्टेबल हो जाते हैं, फिर हम ये करेंगे बाउंड्री का डेमार्केशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बट एक अनरेस्ट शुरू होता है, स्टार्ट होता है ये तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ मद्रास में। क्या होता है, मद्रास उस समय पे खाली हमारा मद्रास नहीं था, उसमें तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के रीजन्स भी आते थे। बहुत बड़ा एरिया था मद्रास। वहां पे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने मांग करी अपने लिए एक नई स्टेट की, आंध्र प्रदेश की। उन्होंने कहा कि हम तेलुगु जो बोलते हैं लोग हमें अलग कर दो, हमारे लिए आंध्र प्रदेश बना दो। एक मूवमेंट उन्होंने लॉन्च कर दिया, विशाल आंध्रा मूवमेंट। उन्होंने कहा हमें मद्रास में नहीं रहना है, हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसमें जो ये मूवमेंट होता है, हर एक मूवमेंट का कोई एक बड़ा लीडर होता है। तो इसके फोरफ्रंट लीडर कौन थे, पोती श्रीरामुलु। ये कांग्रेस के ही लीडर थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी भी इन्वॉल्व थी इस प्रोटेस्ट के अंदर। गवर्नमेंट से डिमांड करी जाने लगी कि भैया हमारी एक अलग स्टेट बना दो, आंध्र प्रदेश। उनको पोती श्रीरामुलु को वेटरन गांधी भी कहा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन आ गया। और उन्होंने फास्ट करा अंटिल डेथ, 56 डेज तक उन्होंने व्रत रखा और कहा बना दो आंध्र प्रदेश। और एट दी एंड 56 डेज बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब जब ऐसे एक पॉलिटिकल लीडर की डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा लोग नाखुश होते हैं, वायलेंस फैल जाता है पूरे के अंदर, दंगे फसाद होने लगते हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो जाती है। गवर्नमेंट मांग जो थी उनकी वो नहीं मान रही थी। एंड एट दी एंड क्या होता है, जो लेजिस्लेटर्स थे, जितने भी लेजिस्लेटर्स थे, उन्होंने अपनी सीट रिजाइन कर दी। एवरीवन वांटेड दैट आंध्र प्रदेश बन जाए। तो एट द एंड दिसंबर 1952 के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो आंध्र प्रदेश स्टेट बना देते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेट जो हमारी, मतलब फर्स्ट तो नहीं, 1952 में आंध्र प्रदेश बन जाती है हमारी। दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। 1 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कब आंध्र प्रदेश बना था। तो जब आंध्र प्रदेश बन गया उसके बाद और भी काफी सारे रीजन, जैसे गुजरात में, इधर उधर हर जगह रीजन्स थे, सब चाहते थे लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज मार्क हो। तो अब एक नया मिशन आ गया था हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के सामने। तो उन्होंने एक कमीशन बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लो अभी के अभी। और इंस्टाग्राम नोट्स में इनके 1 मार्क, 2 मार्क, 4 मार्क डिटेल्ड आंसर्स, कार्टून क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। सो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट द नोट्स। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 के अंदर और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। अब जो भी कमीशन बनती है रिपोर्ट बनाती है। उन्होंने बाउंड्री के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड करने के, लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को डिवाइड करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई और वो रिपोर्ट उन्होंने दिखा दी पार्लियामेंट के अंदर। और फिर पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो कमीशन बने 1953 में, एक्ट लागू हुआ 1956 में। उसके बाद सारी की सारी स्टेट्स बनने लगे ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। 14 न्यू स्टेट्स बनी, 6 यूनियन टेरिटरीज बनी, फिर 14 बनी और अब आपने देखा है रिसेंटली तेलंगाना बनी। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी बढ़ती गई समय के साथ साथ। तो यू विल टेल मी हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर प्रेजेंट आज के टाइम पे। तो इस तरीके से हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया का फॉर्मेशन हो गया। इंडिया की जो ये डेमार्केशन थी बाउंड्रीज की वो स्टार्ट हो गई। अब ये देखो, जब ये बाउंड्री बनी ना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कि पंजाबी वाले बोलने के लिए पंजाब बना दो, तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश बना दो, तो बहुत खतरा लग रहा था उस समय पे कि अगर हम इन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर देंगे, कल को ये ना कहने लगे कि हम इंडिपेंडेंट नेशन बन गए हैं, कल को इंडिया की यूनिटी को खतरा ना होने लगे। ठीक है, तो ये डर था। ऊपर से अगर नहीं मान रहे थे इनकी बात तो ये प्रेशर कर रहे थे रिवोल्ट और प्रोटेस्ट करके।
और मूवमेंट्स लागू कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डर भी था कि लैंग्वेज के बेसिस पे करें, और ये भी था कि करें या ना करें। तो एट दी एंड सब कुछ अच्छा हुआ। एज यू नो, आज के टाइम पे हम सब बहुत हार्मनी से रह रहे हैं, हर एक स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे ही है, एंड वी आर लिविंग विद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जब भी इंडिया का नाम लिया जाता है क्या बोलते हैं? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हम सब अलग अलग हैं तो क्या हुआ? हम एक साथ इकट्ठे यूनाइट होकर सब रह रहे हैं। और जब ये सब मूवमेंट्स लॉन्च हुए ना बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उस समय पे इंडिया की पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर बदल गया। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या हुआ? पहले जो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जो अमीर एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, वो ही पॉलिटिक्स में घुस सकते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू गए, बहुत ही लर्नेड थे इंग्लिश के अंदर। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत लर्नेड मैन थे, ये भी। महात्मा गांधी वॉज अ लॉयर, ठीक है। तो बहुत लर्नेड लोग ही पॉलिटिक्स में घुस पाते थे। बट अब छोटे से छोटा लोग भी, एक फार्मर तक भी पॉलिटिक्स में घुस चुका था, एंड दिस चेंज द ट्रेंड ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। और यहाँ से हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का ट्रेंड चेंज हो गया। और जो हमारी डेमोक्रेसी, जिसमें हमें डर लगने लगा था भैया डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो भी पाएगी या नहीं, तो इंडिया के अंदर प्लूरल बेसिस पे हमने प्लूरैलिटी को एक्सेप्ट करा, एंड वी एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। प्लूरैलिटी मतलब क्या? हमने भेदभाव जो थे, हमारी डाइवर्सिटी जो थी, उसको एक्सेप्ट करा और अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी। सो विद दिस आपका ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है। नाउ आई विल टेल यू द येलो बॉक्स जो लास्ट में गिवन है, जिसमें स्टेट्स बता रखी हैं और बता रखे कौन सी डेट को ये स्टेट बनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप वर्क क्वेश्चन। डायरेक्ट मैप आ जाता है कभी कभी, अगर इंडिया का मैप आ गया आपके एग्जाम में तो उसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स स्टडी लास्ट टॉपिक, उसके बाद चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर कंप्लीट। और 2020 के बच्चों, जो आपका न्यू पीडीएफ ऐड हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल टॉपिक, डिस्क्रिप्शन में पार्ट लिंक है। 10 बार इसलिए बता रही हूँ कि उसे छोड़ मत देना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम में। इंस्टाग्राम नोट्स में सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैं आपको क्रिएशन ऑफ स्टेट की डेट एंड इवेंट्स बता रही हूँ। कई लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैप वर्क, ठीक है। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात नहीं होता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती थी, जहाँ पे बाइलिंगुअल लोग रहते थे, यानी कि 2 लैंग्वेजेस के लोग रहते थे, मराठी और गुजराती। तो हमारी महाराष्ट्र एंड गुजरात की फॉर्मेशन हुई 1960 के अंदर। वैसे ही पंजाब की फॉर्मेशन हुई 1966 के अंदर, जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को उसमें से सेपरेट कर दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर शुरुआत हुई हमारे सेपरेशन की 1972। मेघालय बना दिया गया फ्रॉम असम, असम से मेघालय का हुआ इन 1972, और मणिपुर एंड त्रिपुरा फ्रॉम हुआ 1972 के अंदर। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए गए 1987, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। नागालैंड की फॉर्मेशन पहले ही हो गई थी 1963, लर्न कर लो इन्हें अभी साथ के साथ, और नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को डिवाइड करा गया, सेपरेट हुए ये इन 2000, अभी रिसेंटली हुआ है। ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी 2000 तक हमारा सेपरेशन हो रहा था स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। एंड अभी बिल्कुल रिसेंट की देखो तो आप तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ ऑन 2 जून 2014। दिस ऑल यू हैव टू रिमेंबर। एंड अभी भी काफ़ी सारी डिमांड्स चल रही हैं और लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड होने की, जैसे कि विदर्भा की मांग चल रही है फ्रॉम महाराष्ट्र में से एक नई स्टेट बन जाए विदर्भ, और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में से एक नई स्टेट बननी चाहिए हरित प्रदेश। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैप वर्क के लिए। 6 मार्क का आपको मैप वर्क आता है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना आप लोग। ओनली लर्निंग इज देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दिस आपका फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सरदार वल्लभ भाई वाला पटेल वाला टॉपिक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले सकते हो। नोट्स दे रखे हैं मैंने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, जाके देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम लिंक गिवन है, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन हो रखा है उसे देख लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। एंड पॉलिटिकल साइंस मैंने अपने चैनल पे पूरी पढ़ा रखी है, क्लास 12 की फुल पॉलिटिकल साइंस आई हैव टॉट, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, इको भी, साइकोलॉजी भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर। Okay, so thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.